अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अना और आप देख रहे हैं अनार वर्ल्ड। इस वक्त हमारे देश में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, विवाद भी छिड़ा हुआ है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक क्यूआर कोड भी वायरल हो रहा है। क्या है इस क्यूआर कोड का मतलब और क्यूआर कोड के जरिए आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। सारी चीजें आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। वीडियो अगर आप आखिर तक देखते हैं तो इस कानून से जुड़ी छोटी से छोटी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये वक्फ क्या है। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनको वक्फ के बारे में पूरी मालूमात ही नहीं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे। व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि फला शख्स अपनी मौत से पहले वसीयत कर गए कि हम ये जमीन कब्रिस्तान के नाम कर रहे हैं, या मेरी जमीन को मस्जिद के नाम कर दिया जाए, या किसी मदरसे के नाम कर दिया जाए, या किसी भी धार्मिक काम में लगा दिया जाए। आपने सुना होगा ऐसे बहुत सारे लोगों के मुंह से, जब कोई मुसलमान अपनी मौत से पहले कुछ इस तरह की वसीयत कर देता है तो उसकी मौत के फौरन बाद वो चीज, जमीन हो, मकान हो या कोई भी चीज हो, वो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। उस जमीन का, उस मकान का और उस जो भी चीज दान की है उसका, वो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है और उस शख्स के परिवार वालों का उस पर कोई हक नहीं रहता और उस जमीन का, उस चीज का मालिक अल्लाह हो जाता है। मुसलमान अपनी किसी भी चीज को वक्फ करता है तो उसका मालिक अल्लाह हो जाता है, क्योंकि मुसलमान अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर ही अपनी उस चीज को मजहबी कामों के लिए दान करता है। इसके अलावा जीते जी भी अगर कोई मुसलमान चाहे कि वो अपनी किसी चीज को वक्फ कर दे तो उस 18 साल उम्र होनी चाहिए। 18 साल का कोई भी मुसलमान अपनी किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी मुसलमान के पास 4 बड़े बड़े खेत हैं लेकिन उसकी कोई औलाद भी नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान होते हैं जो सोचते हैं कि मैं इसका कुछ कर तो पा नहीं रहा हूँ, मेरे इतने खर्चे भी नहीं हैं, क्यों ना अल्लाह की रजा के लिए एक प्लॉट को वक्फ कर दूं या फिर मदरसे को दे दूं, कब्रिस्तान के लिए दे दूं। तो वो उस जगह को वक्फ कर देता है और फिर उसका मालिक अल्लाह हो जाता है। मुसलमान वक्फ इस नियत से करता है कि हम ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए दान कर रहे हैं, इसका हमें सवाब मिलेगा। देश भर के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, वो ज्यादातर वक्फ की जमीन पर ही बनी हुई हैं। पूरे भारत के अंदर 30 स्थापित वक्फ संगठन हैं। हम अपनी संपत्ति को इन्हीं को वक्फ कर सकते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग संगठन हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सीधी बात है, लेकिन अब जो ये बिल लेकर आ रही है सरकार, इस वक्फ बोर्ड कानून में इस बिल के जरिए कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया। जैसे ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, इस विधेयक में जो चेंजेस किए गए थे उनके बारे में जब लोकसभा में बात हुई तो विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, जेडीयू, इन सभी ने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया और इसको मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश बताया। मुसलमानों की संपत्ति पर सरकार कब्जा करना चाहती है, इस तरह का इस बिल को बताया। आखिर इस नए विधेयक में ऐसा कौन से कानून सरकार लेकर आ रही है जिसकी वजह से इतना ज्यादा विरोध हुआ? लोकसभा में जब इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो उसके बाद सरकार ने इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जब ये बिल पहुंचा तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 13 सितंबर तक लोगों से इस पर अपनी राय मांगी। क्या ये कानून देश में पास होना चाहिए? इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है? ईमेल के जरिए आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय भेज सकते हैं। इस ईमेल को लेकर एक क्यूआर कोड चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया और मुसलमान से अपील की गई कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ईमेल भेजें। जितना ज्यादा मुसलमान ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इस बिल के खिलाफ मेल करेंगे, उतना ही ज्यादा ये बिल कमजोर पड़ेगा और फिर देश के अंदर इस बिल को सरकार लागू नहीं कर पाएगी। इसलिए इस क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया। क्यूआर कोड लॉन्च क्यों किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस क्यूआर कोड को इसलिए लॉन्च किया क्योंकि आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ईमेल नहीं भेज पाते हैं। ईमेल में क्या कुछ लिखना है उनको नहीं पता, इसलिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक ऑटो जनरेटेड ईमेल भी आपके पास आ जाएगा। आपको बस क्लिक करके उसको सेंड कर देना है। कैसा होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन इसको लेकर एक स्कैम भी आपके साथ हो सकता है। ध्यान से, अभी हम आगे सारी चीजें आपको बताएंगे।
उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस बिल में सरकार ने कौन कौन से बदलाव किए हैं, कौन कौन सी शक्तियां छीनी हैं वक्फ बोर्ड से। व्यूअर्स, दो तरह के क्यूआर कोड सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। एक क्यूआर कोड ऐसा है जिसको स्कैन करने पर आपको कुछ इस तरह का मेल लिखा हुआ आता है, उर्दू और इंग्लिश और हिंदी में। हिंदी में आपको बता देती हूँ, जहाँ लिखा होता है अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त सदस्य समिति केवल अंग्रेजी या हिंदी में जनता से प्रतिक्रिया चाहती है। ये विधेयक इस्लामिक कानून और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। अभी कार्यवाही करें और 3 सरल क्लिप के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज करें। धन्यवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और बाकी नीचे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। ये नीचे जो नीली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ओपन जीमेल ऐप, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी जीमेल आईडी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आपके मोबाइल में जैसे ही जीमेल खुलेगा आपको वहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ एक ईमेल नजर आएगा। इंग्लिश में लिखा होगा, इसका हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा होगा, आदरणीय महोदय या महोदया, भारत के नागरिक के रूप में मुझे भारत के संविधान द्वारा इस्लामिक और इस्लामी कानून में अपने धार्मिक आस्था और विश्वास का पालन करने का अधिकार की गारंटी दी गई है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में भारत के एक जिम्मेदार मुस्लिम नागरिक के रूप में मैंने संसदीय चर्चाओं के साथ साथ ऑनलाइन उपलब्ध आधिकारिक संस्करण के नए खंडों को ध्यान से पढ़ा और समझा है। इस्लाम में वक्फ की बुनियाद सिद्धांतों पर गहन विचार के बाद मेरा मानना है कि सभी नई धाराएं इस्लामी वक्फ व्यवस्था के मूल्यों और भावना के खिलाफ हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से दृढ़ता पूर्वक अपील करती हूँ या करता हूँ और सुझाव देता हूँ कि इस विधेयक को किसी भी रूप में कानून के रूप में ना अपनाएं। नीचे अपना नाम लिखा जाएगा, जो भी आपका नाम होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल रोबोट की तरफ से ये क्यूआर कोड जो जनरेट किया गया है उसमें ये मेल पहले से ही लिखकर दिया गया है ताकि मुसलमानों को आसानी हो ईमेल भेजने में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ऐसे भी हैं जिनको ईमेल भेजना आता नहीं है और क्या लिखना है वो उनको नहीं पता होता। इसलिए उनकी सहूलियत के लिए इस क्यूआर कोड को जनरेट किया गया है। आप अगर चाहें तो अपने पास से भी कुछ बातें लिख सकते हैं जो ईमेल पहले से आपको दिखाई देगा। स्कैन करने के बाद इसको डिलीट करके आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में अपनी तरफ से कुछ बातें उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हो गया पूरा मामला इस क्यूआर कोड से जुड़ा। अब स्कैम क्या हो सकता है? देखिए, आपको मालूम है कि इस वक्त कैसे कैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। ये क्यूआर कोड हर ग्रुप में घूम रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है, अनपढ़ आदमी के पास भी जा रहा है और बड़े लोगों के पास भी जा रहा है। सभी के पास ये क्यूआर कोड घूम रहा है। इसको स्कैन कर रहे हैं लोग। इसको वक्फ बोर्ड का क्यूआर कोड समझकर स्कैन करके लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो स्कैमर्स हैं वो अपना स्कैम कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड की आड़ में कोई ऐसा क्यूआर कोड वो सोशल मीडिया पर छोड़ सकते हैं जिसके जरिए स्कैन करने पर आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है, आपके बैंक डिटेल्स भी जा सकती हैं। तो इस क्यूआर कोड को बहुत ध्यान से स्कैन करें। अगर आपको किसी ऐसे शख्स ने क्यूआर कोड भेजा है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल भी स्कैन ना करें। हर किसी का भेजा हुआ क्यूआर कोड को स्कैन ना करें, स्कैम हो सकता है। आजकल बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल में स्कैनर भी नहीं होते। आईफोन में तो स्कैनर होता है, बहुत सारे एंड्रॉइड में स्कैनर नहीं होता, जिसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसे यूज करके स्कैन करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक क्यूआर कोड को स्कैन करके आगे प्रोसीड करें। और बाकी ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि अब आखिर इस बिल को रिजेक्ट करने की बात क्यों की जा रही है और सरकार इसमें क्या बदलाव कर रही है। अब इसको भी जान लेते हैं। दरअसल 1995 में भी इस कानून में संशोधन किए गए। जो संशोधन 1995 में हुआ था उससे कानून में भी 40 संशोधन किए जा रहे हैं। सरकार बहुत सारे कानूनों के भागों को हटाना चाहती है। मोटी मोटी बातों में आपको बताएं तो सरकार का ये कहना है कि इस कानून में पारदर्शिता लाने की जरूरत है कि किसने संपत्ति को किस नजरिए से वक्फ किया है। जिस संपत्ति को वक्फ किया है क्या वो वाकई में वो संपत्ति उस मुसलमान की थी या सरकारी संपत्ति थी। सरकार इसकी जांच करने के लिए एक अधिकारी भी रखेगी। वो अधिकारी वहां पर पहुंचकर जांच करेगा कि वो संपत्ति सरकार की है या फिर वक्फ की है। अगर वो शख्स वक्फ की जमीन पर ये दावा करने लगा कि ये जमीन वक्फ की नहीं सरकारी जमीन है तो उसकी जांच की जाएगी। अधिकारी जांच करेगा, उसके बाद ही फैसला लेगा कि वक्फ की जमीन है या नहीं। एक और संशोधन ये हो रहा है
कि अभी तक इस वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही काम करते थे। जितने भी इसके अधिकारी संगठन में काम करते हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, लेकिन अब इस संगठन में नॉन मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। ये कानून अगर पास हो जाता है तो इसमें अब जो अधिकारी होंगे वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। साथ ही साथ हर बोर्ड में महिलाओं को भी एंट्री देने की बात की गई है। महिलाओं को भी इस बोर्ड में जगह दी जाएगी, वो भी इस बोर्ड में काम करेंगी। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि वक्फ बोर्ड और तमाम इस्लामिक संगठनों का कहना है कि सरकार ये जो कानून लेकर आ रही है ये अगर पास हो जाता है तो उसके बाद जितनी भी वक्फ बोर्ड संपत्तियां हैं वो सरकार अपने अंडर में ले लेगी। जहाँ जाएगी उसको सरकारी जमीन कहकर सरकार को संपत्ति पर कब्जा कर लेगी। देश भर के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितने भी मस्जिदें हैं, मजार हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्फ की जमीन पर ही बने हुए हैं। तो ये पूरा मामला है वक्फ बोर्ड कानून से जुड़ा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी अपनी कीमती राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।